नमस्कार, सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और हमने इस सॉल्यूशन चैप्टर के 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हमारा चौथा पार्ट है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन चैप्टर का चौथा वीडियो है। इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में हमने जो विलियन की सांद्रता की इकाइयाँ थी उनसे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और आज अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे विलेयता यानी सोल्यूबिलिटी। विलेयता किसे कहते हैं, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और गैस की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सब का अध्ययन हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखो, विलेयता सोल्यूबिलिटी, यानी पहले अपन देखते हैं कि विलेयता किसे कहते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। यानी अगर हम विलेयता की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, किसी निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। देखो, ये तो हो गई परिभाषा। क्या कहा हमने, किसी निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। अब देखो, जनरली हम विलेयता को मोल पर लीटर या ग्राम प्रति 100 ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो अपन कह सकते हैं सामान्यतया विलेयता को मोल पर लीटर या ग्राम प्रति 100 ग्राम में व्यक्त करते हैं। यानी हम जनरली विलेयता को मोल पर लीटर या ग्राम प्रति 100 ग्राम में व्यक्त करते हैं। अब देखो, हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे ठोसों की द्रव्यों में विलेयता। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, ठोसों की द्रव्य में विलेयता। ठोसों की द्रव्य में विलेयता। देखो, बात सीधी सी ये है कि ठोस पदार्थ तो होगा विलेय और द्रव्य क्या रहेगा, विलायक। तो ठोसों की द्रव्य में विलेयता। अब देखो, हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। हम कह सकते हैं कि निश्चित तापमान पर 100 ग्राम द्रव्य में घुली हुई ठोस विलेय की मात्रा उस ठोस की द्रव्य में विलेयता कहलाती है। क्या कहेंगे हम कहेंगे निश्चित तापमान पर 100 ग्राम
द्रव्य में घुली हुई, 100 ग्राम द्रव्य में घुली हुई ठोस विलेय पदार्थ की, ठोस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा उस ठोस की द्रव्य में विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। देखो क्या कहा हमने, निश्चित तापमान पर 100 ग्राम द्रव्य में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस ठोस की द्रव्य में विलेयता कहलाती है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, यानी हमने देख लिया कि ठोस की द्रव्य में विलेयता किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करते हैं, उनकी चर्चा अब हम करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखते हैं कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो हेडिंग रहेगी ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। देखते हैं कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। देखो पहला कारक ले रहा हूं मैं, विलेय व विलाय की प्रकृति। पहला कारक कौन सा लिए, विलेय व विलायक की प्रकृति। देखो हमें ये पता हो गया अब कि विलेय तो कौन होगा, ठोस, और विलाय कौन होगा, द्रव्य। तो विलेय व विलाय की प्रकृति, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपन ये कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय विलेय पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है, और जो अध्रुवीय विलेय पदार्थ है वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है। यानी ओवरऑल अपन ऐसे कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है। यानी अपन कह सकते हैं कि ध्रुवीय विलेय पदार्थ, ध्रुवीय विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। और अध्रुवीय विलेय पदार्थ, अध्रुवीय विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय विलेय पदार्थ घुलेगा, और यदि अध्रुवीय विलायक है तो उसमें अध्रुवीय विलेय पदार्थ घुलेगा। तो अपन कह सकते हैं समान समान को घोलता है। अब देखो
मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं। मेरे पास है NaCl, KCl, ये दोनों ध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं। इसका मतलब ये जल में क्या होंगी? घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं। और मेरे पास है नेफ्थेलीन। क्या है? नेफ्थेलीन। ये एक अध्रुवीय विलेय पदार्थ है। इसका मतलब ये अध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होता है, यानी नेफ्थेलीन बेंजीन में घुलनशील होता है, बेंजीन में घुलनशील होता है। तो हमने पहला कारक देख लिया, विलेय व विलायक की प्रकृति। अब ले रहा हूं मैं दूसरा कारक। दूसरा कारक ले रहा हूं मैं तापमान। देखते हैं कि तापमान ठोसों की द्रव्य में विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो दूसरा कारक ले रहा हूं मैं तापमान, टेम्परेचर। देखो, हम कह सकते हैं कि तापमान ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करता है, और इस तापमान के प्रभाव को हम देखेंगे ला सातेलिए के नियम से। ला सातेलिए, देखो इसको ला सोतेलिए भी बोलते हैं। तो ला सोतेलिए के नियमानुसार, अब देखो ला सोतेलिए का नियम क्या कहता है? ला सातेलिए का नियम ये कहता है कि यदि किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है और यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, और यदि विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी अपन कह सकते हैं कि ला सोतेलिए के नियमानुसार विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर, विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ती है। मैं एक बार वापस से आपको समझा रहा हूं। ला सोतेलिए के नियमानुसार विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। और अगर इसका एग्जाम्पल लूँ मैं तो अपन कह सकते हैं NH4Cl और NaCl की जल में विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात अपन क्या कह सकते हैं कि ला सातेलिए के नियमानुसार, ला सातेलिए के नियमानुसार विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी बाहर निकलती है,
यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। देखो क्या कहा मैंने कि ला सोतेलिए के नियमानुसार विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जल में विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। यानी सीधी सी बात यह है, विलेय को विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगी, और यदि विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है यानी उत्सर्जित होती है तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। ला सोतेलिए के नियमानुसार विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। एग्जाम्पल हमने लिए NH4Cl और NaCl, इनकी जल में विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। फिर हमने क्या कहा कि ला सोतेलिए के नियमानुसार विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, तो विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। और एग्जाम्पल लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और NaOH की जल में विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। तो ये दो कारक थे ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले। अब देखो इस तापमान में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, कुछ जलयोजित लवण ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता एक निश्चित ताप तक तो बढ़ती है और फिर घटने लगती है। निश्चित ताप तक तो बढ़ती है और फिर घटने लगती है, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी हम एक नोट लगा के इस बात को समझ सकते हैं। क्या लगाएंगे? नोट। हम नोट में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कुछ जल योजित लवणों की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है तथा फिर घटने लगती है। क्या कहा हमने कि कुछ जलयोजित लवणों की विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है और फिर अपन ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता घटने लगती है। देखो इसका आप एग्जाम्पल देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लोबल साल्ट, या अपन कह सकते हैं ग्लोबल लवण। इसका सूत्र होता है Na2SO4.10H2O, यानी ये ग्लोबल लवण है। इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ती है और अगर तापमान इससे ऊपर हो जाए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में यदि इसका ताप बढ़ाया जाए तो इसकी विलेयता घटने लगती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो क्रिस्टलीय जल है वो पृथक हो जाता है, क्रिस्टलीय जल अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी विलेयता
32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर घटने लगती है। तो इस नोट को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम लेते हैं गैसों की द्रव्यों में विलेयता, यानी हमने ठोसों की द्रव्यों में विलेयता देख ली, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो कारक भी हमने देख लिए, उनका भी अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं गैसों की द्रव्यों में विलेयता। देखते हैं कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है और कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो अब हमारी हेडिंग रहेगी गैसों की द्रव्य में विलेयता। गैसों की द्रव्य में विलेयता। देखो अपन ये कह सकते हैं कि जनरली जो गैसें होती हैं वो द्रव्य विलायक में एक निश्चित सीमा तक घुलनशील होती हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि गैसें द्रव्य विलायक में एक निश्चित सीमा तक घुलनशील होती हैं। निश्चित सीमा तक घुलनशील होती हैं। क्या कहा? गैसें द्रव्य विलायक में एक निश्चित सीमा तक घुलनशील होती हैं। देखो गैसों की जो विलेयता है उसको हम अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता को अवशोषण गुणांक की सहायता से समझाया जा सकता है। यानी हम देखते हैं अवशोषण गुणांक। देखो सबसे पहले हम इस अवशोषण गुणांक की बात करते हैं कि ये अवशोषण गुणांक होता क्या है। तो देखो अपन कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया आयतन ही उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं? एक निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया आयतन ही उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। देखो एक बार वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। हमने अवशोषण गुणांक के बारे में क्या कहा कि एक निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया, या अपन कह सकते हैं ज्ञात किया गया आयतन ही उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक
गैस का अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उस गैस की विलेयता भी, उस गैस की विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लो कि अवशोषण गुणांक का मान जितना ज़्यादा, विलेयता भी उतनी अधिक। क्या काम ने कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उस गैस की विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी। अब देखो, अब हम देखते हैं कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमने अवशोषण गुणांक देख लिया और हमने ये भी जान लिया कि अवशोषण गुणांक का मान जितना ज़्यादा होगा गैस की विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी। तो अब हम देखेंगे गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अब हमारी जो हेडिंग है वो क्या रहेगी, वो रहेगी गैसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखते हैं कि कौन कौन से कारक गैसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करते हैं। और पहला कारक ले रहा हूं मैं, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, देखो इसमें हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि जो गैस विलायक में आयनीकृत हो जाती है या विलायक के साथ क्रिया कर लेती है वह गैस ज़्यादा घुलनशील होती है। एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मेरे पास है एक तो CO2 गैस, इसको मैं वाटर में घोल रहा हूँ तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, H2CO3। H2CO3। ऐसे ही मैं अमोनिया गैस ले लूँ, देखो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी NH4OH। और अगर मैं HCl गैस ले लूँ तो ये गैस आयनीकृत हो जाएगी। जब इसको मैं जल में घोलूंगा तो ये आयनीकृत हो जाती है। यानी विलायक में क्या हो जाएगी, ये आयनों में। तो हमने क्या कहा कि वे गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करती हैं या विलायक में आयनीकृत हो जाती हैं वे गैसें ज़्यादा घुलनशील होती हैं। सीधा सा मतलब यही है। देखो दूसरी बात अपन यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा है, अवशोषण गुणांक। हम कह सकते हैं कि वे गैसें जिनके अवशोषण गुणांक का मान जितना ज़्यादा होता है वे गैसें उतनी ही अधिक घुलनशील होती हैं। देखो मैं कुछ गैसों को अवशोषण गुणांक के क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूँ। अपन कह सकते हैं कि कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का क्रम, देखो मैं क्रम लिख रहा हूं, NH3
HCl, SO2, H2S, CO2, C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। फिर O2 और फिर N2। अब देखो, यानी मैं इसके नीचे लिख सकता हूं अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम। अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम, यानी उधर से इधर आएंगे तो अवशोषण गुणांक का मान घट रहा है, यानी सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक का मान अमोनिया गैस का है और सबसे कम नाइट्रोजन गैस का है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अमोनिया गैस है वो सर्वाधिक घुलनशील होती है और नाइट्रोजन गैस इसकी घुलनशीलता कम होती है। तो इस ऑर्डर को भी आप ध्यान में रखोगे। ये हमारा पहला कारक हो गया गैस की प्रकृति। अब अपन बात करते हैं दूसरे कारक की, और दूसरा कारक ले रहा हूं मैं विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक कौन सा है? विलायक की प्रकृति। यानी अपन कह सकते हैं कि विलायक की प्रकृति भी गैस की विलेयता को प्रभावित करती है। विलायक की प्रकृति, देखो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यदि विलायक ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय गैस ही घुलेगी, और यदि विलायक अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय गैस ही घुलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, मेरे पास HCl गैस है, HCl गैस, ये HCl गैस जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है, लेकिन यह HCl गैस बेंजीन में घुलनशील नहीं होती है, बेंजीन में घुलनशील नहीं होती है। देखो इस बात को समझो आप कि जो HCl गैस है वो जल में तो क्या है? घुलनशील। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि जल क्या है? एक ध्रुवीय विलायक है, और HCl गैस भी क्या है? एक ध्रुवीय गैस है। तो ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगी, और यहाँ पर बेंजीन क्या है? अध्रुवीय विलायक है। इसका मतलब HCl गैस इस बेंजीन में घुलनशील नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि विलायक की प्रकृति भी गैस की विलेयता को प्रभावित करती है। अगला कारक अपन ले रहे हैं तापमान। कौन सा ले रहे हैं? तापमान। तापमान। अब देखो आप, यानी सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि ला सोतेलिए के नियमानुसार स्थिर दाब पर, दाब क्या रहेगा? स्थिर दाब पर तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर ला सातेलिए के नियमानुसार, ला सातेलिए के नियमानुसार स्थिर दाब पर गैस का तापमान बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। देखो समझो क्यों घटती है। यानी हमने तापमान बढ़ाया, इसका मतलब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण गैस के अणु विलायक से दूर हटने लगते हैं।
यानी सीधी सी भाषा में अपन ऐसे कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गैस के अणु विलायक से बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी विलेयता घटने लगती है। तो ये तापमान का प्रभाव हो गया। अब हम लेते हैं चौथा, दाब का प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, दाब का प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। अपन कह सकते हैं कि जनरली गैसों का दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ने लगती है। यानी अपन कहेंगे कि दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ती है। अब देखो, गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया था हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, और उसने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं? हेनरी का नियम। इंपॉर्टेंट है, पहले कराऊंगा आपको। तो अब हम देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। यानी हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाया था। तो अब लिख रहा हूं मैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पहले कर रहा हूं मैं हेनरी का नियम। देखो इसने क्या कहा था, हेनरी ने यह कहा था कि स्थिर ताप पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य अवस्था में द्रव्य की सतह पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। मैं इस हेनरी के नियम को यहां पर परिभाषित कर रहा हूं। स्थिर ताप पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m साम्य अवस्था में द्रव्य की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए बोल दो या डाले गए बोल दो, लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। देखो वापस से मैं आपको बता रहा हूं, स्थिर ताप पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, जिसको हमने स्मॉल m कहा है, साम्य अवस्था में द्रव्य की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। यानी अपन कह सकते हैं m समानुपाती P। समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो एक स्थिरांक आएगा KHP, और इसको मैं लिख सकता हूं m/P = KH। इसको आप ध्यान में रखोगे। ये हेनरी का नियम है, सूत्र व्युत्पन्न कर दिया हमने। और हम कह सकते हैं कि यहाँ KH क्या है? KH है हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। अब देखो एक चीज आप और ध्यान में रखोगे, यदि गैसें एक से अधिक हो, अपन कह सकते हैं कि यदि एक से अधिक गैसें द्रव्य विलायक के संपर्क में होती हैं तो उस स्थिति में गैस की मात्रा को उसकी मोल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, देखो इसको मैं हटा रहा हूं, और हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यदि एक से अधिक गैसें, स्टार लगा के लिख लो इस बात को, अपन कह सकते हैं यदि एक से अधिक गैसें
एक से अधिक गैसें द्रव्य विलायक में घुली हुई हैं तो गैस की मात्रा को उसकी मोल अंश बोल दो, मोल भिन्न बोल दो, एक ही बात है, उसकी मोल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखो अब हेनरी के नियम से हम क्या कह सकते हैं, देखो अतः हम कह सकते हैं हेनरी के नियमानुसार क्या कह सकते हैं, देखो स्थिर ताप पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मोल भिन्न क्या आएगी, मोल भिन्न, और मोल भिन्न को हम अक्स के द्वारा लिखते हैं। मोल भिन्न यानी अक्स साम्य अवस्था में द्रव्य की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए आंशिक दाब P के समानुपाती होती है, P के समानुपाती होती है। देखो समझो इस चीज़ को, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि यदि एक से अधिक गैसें द्रव्य विलायक में घुली हुई हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि द्रव्य विलायक के संपर्क में हैं, तो गैस की मात्रा को उसकी मोल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अब हेनरी के नियम से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मोल भिन्न यानी अक्स साम्य अवस्था में द्रव्य की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए आंशिक दाब यानी P के समानुपाती होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि अक्स समानुपाती P, समानुपाती के चिन्ह को उठाऊंगा तो आ जाएगा Kp, और मैं लिख सकता हूं अक्स अपॉन K इक्वल टू P। अब देखो एक संबंध होता है, क्या होता है, चूंकि KH बराबर होता है 1/K, यानी ये तो है हेनरी स्थिरांक और ये है स्थिरांक, इन दोनों में ये संबंध होता है। तो अब मैं इस संबंध से इस सूत्र को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P बराबर KH अक्स, ये संबंध आ गया। देखो P तो क्या है, P तो है गैस का आंशिक दाब, क्या है, गैस का आंशिक दाब। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, और अक्स क्या है, अक्स है गैस की मोल भिन्न,
गैस की मोल भिन्न बोल दो या मोल अंश बोल दो, एक ही बात है। अब देखो इस सूत्र से यदि मैं एक आरेख खींचूं गैस के आंशिक दाब और गैस की मोल भिन्न में, तो एक सरल रेखा का आरेख हमें प्राप्त होगा और उसका ढाल KH के बराबर होगा। यानी मैं अब इसको हटा रहा हूँ और मैं आपको आरेख बना के दिखा रहा हूँ कि आरेख कैसा प्राप्त होगा। गैस के आंशिक दाब और गैस की मोल भिन्न के मध्य। देखो मैं बना रहा हूं आरेख, ये लो, इधर तो मैं ले लूं आंशिक दाब, आंशिक दाब जिसको हमने P कहा है, और इधर मैं ले लूं मोल भिन्न, मोल भिन्न बोल दो या मोल अंश बोल दो, एक ही बात है, जिसको हमने अक्ष से। तो आरेख आएगा एक सीधी रेखा का आरेख। कैसा ग्राफ आएगा? एक सीधी रेखा का आरेख, और इस रेखा का जो ढाल है वो ढाल KH के बराबर होगा, और KH यहाँ पे क्या है? हेनरी स्थिरांक। तो इस आरेख को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने हेनरी का नियम देख लिया है। अब देखो हेनरी के नियम का एक वैकल्पिक स्टेटमेंट भी है, उसको भी अपन देख लेते हैं। हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन वो क्या है? क्या कहेंगे अपन? अपन कहेंगे हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन। हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन। देखो हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन हमें क्या कहता है? हमें यह कहता है कि स्थिर ताप पर द्रव्य विलय के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब से अप्रभावित रहता है, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं लिख दूं यहां पे स्थिर ताप पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब से अप्रभावित रहता है, दाब से अप्रभावित रहता है। देखो हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि स्थिर ताप पर द्रव्य विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब से क्या रहता है? अप्रभावित, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं कि दाब से अप्रभावित कैसे रहता है। यानी हम यहाँ पे काम में लेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो मैं लिख रहा हूँ आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से। और हमें पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? अरे PV बराबर nRT 11th में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है हमारा। क्या लिखेंगे? PV बराबर nRT, चूंकि n क्या है? मोल, n बराबर क्या होता है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अरे भार बट्टा अणुभार, या ग्रामों में मात्रा बट्टे अणुभार। तो अब मैं इस n का मान इसमें रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? PV बराबर m अपॉन m RT, और इस P को मैं इधर लाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? यानी V बराबर m अपॉन P, और
RT अपॉन कैपिटल M। अब देखो आप, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। इस समीकरण 1 को आप ध्यान से देखो, M अपॉन P, अभी हमने देखा है कि M अपॉन P इक्वल टू क्या है, KH। अरे हेनरी स्थिरांक ही तो है, यानी ये राशि स्थिरांक है। R क्या है, स्थिरांक, गैस स्थिरांक। T क्या है, ये भी टेम्परेचर स्थिरांक की है। और M क्या है, अणुभार, ये भी, यानी इसमें ये भी स्थिरांक है और ये भी स्थिरांक है। तो इसका मतलब आयतन भी क्या होगा, स्थिर तो होगा। समीकरण 1 से अपन क्या कह सकते हैं कि आयतन स्थिर ही रहेगा। इसीलिए हेनरी का जो वैकल्पिक कथन है वो हमें ये बता रहा है कि स्थिर ताप पर द्रव विलाय के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन दाब से क्या रहता है, अप्रभावित। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। यानी हमने गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। हमने जो दाब वाला कारक है, दाब का प्रभाव, ये हम देख रहे हैं विस्तार से हेनरी के नियम से। हेनरी का नियम हमने देख लिया, हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन हमने देख लिया। अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। यानी हेनरी का जो नियम है वो प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन में ही हेनरी का नियम लागू होता है। तो अपन कह सकते हैं कि हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। तो अब हम देख रहे हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। देखते हैं कौन कौन सी हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी के नियम की सीमाएं। देखो पहली सीमा क्या है, हेनरी के नियम की पहली सीमा यह है कि दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा क्या है हेनरी के नियम की, ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी सीमा है हेनरी के नियम की, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। और एक सीमा अपन ये ले सकते हैं, गैस की विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, देखो ये 4 सीमाएं लिखी मैंने। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो सीमाएं हैं यदि इनका पालन हो रहा है तो हेनरी का नियम लागू हो जाएगा, अन्यथा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। 4 कौन कौन सी हैं, दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो गैस है वो विलायक में कम घुलनशील होनी चाहिए, और गैस है इसकी विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हेनरी के नियम की 2 सीमाएं लिखिए, हेनरी के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। या फिर ऐसे पूछ सकता है, हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए। तो हमने हेनरी का नियम भी देख लिया है, दोनों रूपों में हमने देख लिया है, गैस की मात्रा के रूप में और मोल भिन्न के रूप में। दोनों को आप याद रखोगे। अब देखो अगली हेडिंग आएगी हमारी, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के
अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। क्या कहेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग है हमारी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखो पहला अनुप्रयोग देखो आप, जो शीतल पेय की बोतलें होती हैं या अपन कह सकते हैं सोडा वाटर की जो बोतलें हैं, उनमें CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए उन बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं पहला अनुप्रयोग शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता को CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। यानी CO2 गैस है उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ये हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है। देखो दूसरा जो अनुप्रयोग आ रहा है वो आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा समुद्री गोताखोर। समुद्री गोताखोर यानी समुद्र में गोता लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो समुद्र के गहराई में जाते हैं फिर वापस सतह पे आते हैं, उनको बोलते हैं समुद्री गोताखोर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनको उच्च वायुदाब की सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि वो नीचे जाएंगे वो गहराई में। अब उच्च वायुदाब की सांस लेनी पड़ेगी तो अपन कह सकते हैं कि उनके रक्त में गैसों की जो विलेयता है वो बढ़ जाएगी, और जब वो सतह पे आते हैं तो अचानक दाब का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और गैसें बाहर निकलने लगती हैं। और गैसें जब बाहर निकलती हैं तो उसी वक्त नाइट्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, बुलबुले। और इन्हीं नाइट्रोजन गैस के बुलबुलों को अपन कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं? बैंड्स। यानी बैंड्स उत्पन्न हो गए, और इन बैंड की वजह से समुद्री गोताखोरों को पीड़ा होती है। क्या होती है? पीड़ा का अनुभव, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि उनको दर्द होने लगता है। तो इन बैंड से बचने का उपाय क्या है? यानी बैंड से बचने का जो उपाय है वो देखो आप, अपन कह सकते हैं बैंड से बचने का उपाय। बैंड से बचने का उपाय है कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनका जो गैस सिलेंडर होता है उस गैस सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस मिलाई जाती है, और इस हीलियम गैस की वजह से गैसों की जो विलेयता है वो घट जाती है, और बैंड्स नहीं बनते और उनको पीड़ा नहीं होती है। तो ये जो दूसरा अनुप्रयोग है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या बताया मैंने? समुद्री गोताखोरों को उच्च वायुदाब पर सांस लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके रक्त में गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, और जब वो सतह पे आते हैं तो अचानक दाब घट जाता है, जिसकी वजह से गैसें बाहर निकलने लगती हैं, और उसी वक्त N2 गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं जिनको हम बैंड्स कहते हैं, और इन बैंड्स की वजह से उनको पीड़ा होती है। और इस पीड़ा से बचने का उपाय ये है कि उनके गैस सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है। इस हीलियम गैस की वजह से गैसों की विलेयता कम हो जाती है और बैंड्स उत्पन्न नहीं होंगे और उन्हें पीड़ा नहीं होगी। देखो एक तीसरा
अनुप्रयोग और है, वो अपन और देखते हैं। तीसरा अनुप्रयोग भी इम्पोर्टेंट है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। तीसरा अनुप्रयोग अपन ले सकते हैं, जो ऊंचे स्थानों पर जो व्यक्ति रहते हैं, ये अपन कह सकते हैं जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले, पर्वतारोही बोल दो, या ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति। अब देखो, आपको सीधा पता है कि पर्वतारोही अपन कह सकते हैं कि ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसका मतलब उनके रक्त में O2 की विलेयता घटे जाएगी, जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्षमता घट जाती है और इसको बोलते हैं एनोक्सिया रोग। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया रोग बोल दो, एनोक्सिया बीमारी बोल दो। मैं एक बार वापस से आपको बता रहा हूँ, पर्वतारोही या ऊंचे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों में O2 की विलेयता कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो O2 कम होगी, विलेयता कम होगी, यानी उनमें O2 की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की क्षमता घट जाती है और इस स्थिति को बोलते हैं एनोक्सिया। तो इसको आप याद रखोगे। यहाँ से भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एनोक्सिया क्या है, एनोक्सिया क्या है? तो क्या बताओगे आप कि एनोक्सिया एक बीमारी है या एक रोग है जो ऊंचे स्थानों पर या पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। इसकी वजह से उनके रक्त में O2 गैस की विलेयता घटे जाती है, जिसके कारण उनके सोचने समझने की क्षमता घटे जाती है। तो देखो, ये हमने हेनरी नियम के अनुप्रयोग भी देख लिए हैं। मैं आपको एक बार वापस से कह रहा हूँ, हेनरी नियम इंपॉर्टेंट है, हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, इन सभी को आप याद रखोगे। तो देखो, आज की जो क्लास है, इस आज की क्लास में हमने विलेयता देखी कि विलेयता किसे कहते हैं, फिर हमने ठोसों की द्रव्यों में विलेयता का अध्ययन किया, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन किया, फिर हमने गैसों की द्रव्यों में विलेयता का अध्ययन किया, गैसों की द्रव्यों में विलेयता कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है इसका अध्ययन किया, और इन्हीं कारकों में हम दाब का प्रभाव जो इम्पोर्टेंट है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता पर जो दाब का प्रभाव है उसको हमने डिटेल से समझा। क्योंकि दाब का जो प्रभाव है ये हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उसने एक नियम दिया था हेनरी नियम। हेनरी नियम को हमने देखा, फिर हेनरी नियम की सीमाएं देखी और फिर हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य विलीनों का वाष्प दाब, यानी द्रव्य विलीनों का वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन कैसे होता है, अवनमन का क्या कारण है, और राउल्ट का नियम। इन सब बातों का अध्ययन करेंगे हम हमारे पार्ट 5 में। तो आज की क्लास ये थी हमारी। एक बार मैं आपसे वापस करना चाहूँगा कि आराम से आप दोबारा से वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से देखना और अपने नोट्स खुद आप तैयार करना, ताकि साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।